अब एकेडमी वाले नोट्स तो करा रहे हैं, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनसे ना नोट्स लिखे नहीं जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पंजाब से, पंजाब की बायो, पंजाब की फ़िज़िक्स, पंजाब की केमिस्ट्री, इंग्लिश जो होती है वो नॉर्मल सी होती है। उस अब आपको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, नंबर 1 पॉइंट है, ठीक है। नंबर 2, अगर एकेडमी ज्वाइन करते हो तो सेशन फुल हो या हाफ हो, ठीक है, ये नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप सब, एंड वेलकम बैक टू मिस्टर डॉक्टर 6C चैनल। सो देखिए, आज ना मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है, लेकिन मुझे 1 मिनट दे, मैं वापस आता हूँ। सो अभी मुझे आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करनी है जो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। ये वीडियो बनाई फ्रेशर्स के लिए। अब देखिए, उन लोगों का एग्ज़ाम तो हो गए, ठीक है, अभी वो FSC की एग्ज़ाम देके आ गए हैं या अभी हो रहे होंगे, कुछ जगह पे हो चुके हैं, कुछ जगह पे हो रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है कि आगे प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है, MD-CAT को क्रैक कैसे करना, वो सारी जर्नी, सारी डिटेल्स मुझे आप लोगों से भी डिस्कस करनी है। लेकिन ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात कि मैं इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 1, आपका लास्ट एग्ज़ाम हो गया, अब आपको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, नंबर 1 पॉइंट है, ठीक है। नंबर 2, अगर एकेडमी ज्वाइन करते हो तो सेशन फुल हो या हाफ हो, ठीक है, ये नंबर 2 है। नंबर 3, अगर एकेडमी ज्वाइन करते हो तो उसकी रूटीन क्या होनी चाहिए, उसे फॉलो कैसे करें, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं कि हमारा जो MD-CAT का टेस्ट है वो बन के कहाँ से आएगा, मतलब किस बुक से बन के आएगा, ठीक है। क्या आपकी प्रोविंस की बुक होगी, क्या वो फेडरल की बुक होगी। लेकिन एक बात बताता हूँ, ये जो वीडियो है ये इस्लामाबाद और गिलगित के जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी है, ठीक है। और एट दी एंड मुझे आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट होगी वो ये है कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जिससे आप लोगों को बचना है। ये 2 to 3 मंथ्स का सेशन है, इसे कैसे गुजारना चाहिए और कैसे नहीं, इसमें क्या क्या चीज़ें जो फॉलो करनी है, क्या नहीं फॉलो करनी है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, बात ऐसी है कि आपका लास्ट एग्ज़ाम तो हो गया होगा या हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे हो चुका है। मैं फिर से अगेन रिपीट करना चाहता हूँ। अब देखिए, आपके FSC के एग्ज़ाम्स हो गए, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, वीडियो लेंथी होगी लेकिन मुझे इसमें ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दिल करे तो पूरा देखें, लेकिन जो देखेंगे उनके लिए बेनिफिशियल ज़रूर रहेगी, ठीक है। सो मैं कहना ये चाह रहा था कि आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके बारे में क्या ख्याल है। पहले तो ये बताता हूँ कि एकेडमी की जो सेशन है ना, आपका जो सेशन है वो ये है कि वो 2.5 मंथ का होता है या 3 मंथ्स का होता है, ठीक है, एक बात। दूसरा सुनिएगा कि एकेडमी का सेशन स्टार्ट कब होता है। एकेडमी का सेशन एक्चुअली तब स्टार्ट होता है जब आपका लास्ट एग्ज़ाम हो जाए ना सेकेंड ईयर का, उससे एक दिन छोड़ के अगले दिन, ठीक है। मतलब आज एग्ज़ाम एंड हो गया, कल का दिन छोड़ के एक दिन रेस्ट देते हैं, फिर उससे अगले दिन आपका जो एकेडमिक का सेशन स्टार्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि सर हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, उनका क्या किया जाए। देखो कुछ प्रैक्टिकल्स में ना आपको 10 छुट्टियाँ भी दे देते हैं, कुछ में 7 to 8 भी दे देते हैं, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 to 3 ईच प्रैक्टिकल में हॉलीडेज़ होती है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल प्रिपेयर करना होता है। देखो, अब करना क्या है, अगर आपके प्रैक्टिकल्स में 10 डेज़ का या 8 डेज़ का 6 डेज़ का गैप है तो आपने एकेडमी को डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना है, डे 1 से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में 2 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप कहते हो कि सर चिटिंग नहीं होती, हमें खुद करना होता है, हमें याद करना है, तो इन 2 to 3 डेज़ में प्रैक्टिकल्स को याद करना, अच्छे से देख आना, उसके बाद आराम से एकेडमी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमारा एकेडमी से भी छूट रहा है, जो काम है उसका क्या किया जाए, वो बच्चों नोट कर लेना किसी से, वो हो जाएगा। एक बात बताना चाहता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल्स पहले फॉलो करो, उसको प्रायोरिटी क्यों दो। देखो, FSC के एग्ज़ाम्स एक ही दफ़ा होते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट बार बार देना बड़ा ही मुश्किल काम है। प्रैक्टिकल्स का इम्प्रूवमेंट जो है, रिमीडियल जो होना फिर से होना, वो सारा मुश्किल होता है, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करोगे ना, अगले साल खुदा ना ख्वास्ता बायोलॉजी इम्प्रूव करो, फिर प्रैक्टिकल में भी अपीयर होना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है। MD-CAT देते हो ना तो वो ईजी है, इंशाल्लाह वो हो जाते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट देना बहुत मुश्किल काम है। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिकल्स आराम से दे दो, अच्छे से दे दो। 90 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स हैं एंड इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूँगा 2 to 3 डेज़ है तो आराम से प्रैक्टिकल्स दो, उसके बाद ज्वाइन कर लेना एकेडमी। लेकिन छुट्टियां ज़्यादा है तो फिर आपने डे 1 से एकेडमी ज्वाइन करनी है। तो आपने क्या करना है कि आपका जो FSC एग्ज़ाम्स है वो एंड हो चुके हैं, आपने एकेडमी का पूछ लेना, एकेडमी ज्वाइन करनी है। इसमें 2 सेशंस होते हैं, एक होता है हाफ सेशन, एक होता है फुल सेशन। हाफ सेशन होता है क्या, देखो कुछ होता है 2.5 मंथ का हाफ सेशन, कुछ होता है 3 मंथ्स का हाफ सेशन, और एक होता है फुल सेशन, ठीक है। हाफ सेशन है क्या, पहले ही मैं बताता हूँ।
हाफ सेशन में होता क्या है कि इसमें आपको आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं, सेकेंड ईयर की बुक्स है, वो कंप्लीट कराई जाती है, नंबर 1। नंबर 2, चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाता है और एट द एंड ऑफ द सेशन 2.5-3 महीने बाद आपके 3 फुल लेंथ पेपर होंगे जो पूरी बुक के होंगे, आपको एक कराया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ से रुखसत, मेरा मतलब वहाँ से गुड बाय कह दिया जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं हाफ सेशन। फुल सेशन की मैं ज़रा बात करता हूँ। फुल सेशन में होता क्या है, फुल सेशन में आपको आपकी प्रोविंस की बुक कंप्लीट करा दी जाएंगी फर्स्ट सेकेंड ईयर की, आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, आपके FLPs होंगे। लेकिन एक बात बताता हूँ, इस फुल सेशन में आपका हाफ बुक पेपर भी हाफ लेंथ पेपर भी होगा, फुल लेंथ पेपर भी होगा। आपको 15 to 20 एक्स्ट्रा टेस्ट भी कराए जाएंगे, इसे कहते हैं फुल सेशन, ठीक है। अब आप लोगों ने करना है कि आई वुड सजेस्ट कि फुल सेशन ज्वाइन करो, जो भी हो जाए। कुछ बच्चे होते हैं जो बीच में से छोड़ना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि यार एकेडमी में मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ इश्यूज़ हैं कि एकेडमी वाले ठीक नहीं करा रहे, मुझे बेहतर पता, तो इट्स अप टू देम। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा फुल सेशन ज्वाइन कर लेना, फ्रेशर्स हो, ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हाँ, कुछ बच्चों की होती है मजबूरी, ठीक है, उन्होंने ऑनलाइन लेना होता है, सो वो बेशक ऑनलाइन ले लें, नो इशू। सो फुल सेशन ज्वाइन करना है। अब क्वेश्चन यार राइज होता है कि सर हमें ये बता दीजिए कि हमारा जो टेस्ट है वो किस बुक से बन के आएगा। बच्चों याद रखना है PMDC आ चुकी है और वो फुली एक्टिव है, इंशाल्लाह फुली एक्टिव है, टेंशन नहीं लेनी। अब मैं यहाँ पे 2 बातें बताऊंगा। नंबर 1, आपका टेस्ट कहाँ से बन के आने वाला, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। नंबर 2, कि आपका टेस्ट होगा कब, ठीक है। देखो पहले तो मैं बताता हूँ कि आपका टेस्ट बन के कहाँ से आएगा। सो बच्चों बात याद रखना कि PMDC आ चुकी है, आपका जो टेस्ट है वो आपकी प्रोविंस की बुक से बन के आने वाला है, ठीक है। आपकी प्रोविंस की बुक में ना आपका जो टेस्ट है, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश होते हैं, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 200 का टेस्ट होगा, 200 मार्क्स का टेस्ट होगा। टेस्ट आपकी बुक से बन के आएगा, प्रोविंस की बुक। प्रोविंस है कौन कौन से, पंजाब है, बलूचिस्तान है, KP की है। अब सर हम कौन सी बुक फॉलो करें, देखो अपने ही प्रोविंस की बुक फॉलो करो। फॉर एग्जांपल आप पंजाब से, पंजाब की बायो, पंजाब की फ़िज़िक्स, पंजाब की केमिस्ट्री, इंग्लिश जो होती है वो नॉर्मल सी होती है, उसको भी कैसे क्रैक करना है वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। अपनी प्रोविंस की बुक अच्छे से पढ़ना, ईच एंड एवरी लाइन पढ़ना, एक लाइन MCQ बन के आता है, वही एग्जैक्ट MCQ आता है। मुझे याद पड़ता है कि ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन डैश, सो आई स्टिल रिमेंबर, ये फेडरल की बुक की लाइन है, ये नाम्स का टेस्ट था, ठीक है। और इसी तरह UHS में भी एक MCQ आया हुआ, एग्जैक्ट बुक लाइन आई हुई है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। अगर मोर प्रिसाइसली पूछते तो कहाँ होती है, साइटोसोल में। सो एग्जैक्ट बुक लाइन आती है, ठीक है। करना क्या है, प्रोविंस की बुक फॉलो करनी। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए कुछ बच्चे जो हैं इस्लामाबाद से हैं, कुछ बच्चे गिलगित से भी हैं, ठीक है। ये वो बच्चे होते हैं, ये वो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने पूरा फर्स्ट सेकेंड ईयर में फेडरल की बुक पढ़ी, 9th-10th में भी फेडरल की पढ़ी। अब वो सोच रहे हैं कि सर हम क्या करें। देखो उनके लिए भी सिंपल है, करना तो आपको पंजाब का ही है, पंजाब की बुक करोगे वहीं से टेस्ट बन के आएगा, अदरवाइज़ आपकी फेडरल से कुछ भी नहीं आने वाला। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि इंसान की मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। ये जो गिलगित है और इस्लामाबाद के बच्चे ये फेडरल की बुक पढ़ते हैं। एक बात बताता हूँ, नम्स का टेस्ट आने वाला आ गया, आपके MD कैट का टेस्ट होगा, उसके बाद नम्स का टेस्ट है 15-20 दिन बाद, ठीक है। वो नम्स का टेस्ट जो है वो एक्चुअली उनका जो मेन आर्मी मेडिकल कॉलेज है वो है इस्लामाबाद में। उनका टेस्ट सारा का सारा फेडरल की बुक से बन के आता है, फेडरल की बायो, फेडरल की फ़िज़िक्स, फेडरल की केमिस्ट्री, वहाँ से नम्स का टेस्ट आता है। नम्स के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। नम्स का जो टेस्ट होता है, हर बच्चा नम्स में हर साल थ्रू आउट द ईयर 50,000 बच्चा जो होता है, 50,000, इस दफ़ा शायद 60,000 हो जाए, ठीक है। हर साल 50 to 60,000 बच्चा अपीयर होता है नम्स के टेस्ट में। नम्स के जो टोटल MCQ होते हैं 150 होते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश होती है, ठीक है। और एक IQ टेस्ट होता है, वो सिंपल सा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, 5% का होता है। उनका जो सारा का सारा टेस्ट है वो आता ही फेडरल की बुक से। अब होता क्या है कि आप सोच रहे हैं कि सर इसमें कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। बच्चे याद रखें, सिर्फ 50 बच्चा सिलेक्ट होता है, जिसमें से 40 सीट्स MBBS की है और जो 10 सीट्स हैं वो BDS की हैं। एक बात और बातें भी याद रखो कि ये 50 बच्चे कौन से होते हैं, जो टॉप रैंकर्स नहीं होते, 50 से 60 हज़ार बच्चा अपीयर हो रहा है, इसमें से जो टॉप हाईएस्ट 50 रैंकर्स होंगे, जिनकी हाईएस्ट रैंक होगी, उनका एडमिशन होगा। टॉप 40 वालों को MBBS में, उसके बाद जो आखिर में 10 आते हैं उनको BDS में एडमिशन दे दिया जाएगा। उससे नम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे नम्स देंगे तो उन्होंने अपनी प्रोविंस के साथ एक
बायो की बुक भी रखनी है, बायो की बुक्स भी फॉलो करते रहना। अगर कहते हो कि सर फेडरल की बुक नहीं हो पाती अभी, तो ऐसा करना कि एमडी कैट के बाद ना आपको 15 से 20 दिन दिए जाएंगे, उसके बाद नम्स होता है। सो उन 15 से 20 दिनों में नम्स की बुक एक दफ़ा रीड करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा मेन फोकस करना अपने एमडी कैट के टेस्ट पे। वहाँ पे सीट ज़्यादा होती है, नम्स में थोड़ी सी कम होती है, मुश्किल नहीं है, उसका ड्रीम कॉलेज है ना, उसने एडमिशन लेके रहना है। सो एमडी कैट टेस्ट पे अच्छे से फोकस करो। नम्स का 15-20 दिन का गैप होता है, उसमें फेडरल की बुक्स फॉलो कर लेना, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को ये बताया कि आपका जो टेस्ट है वो कहाँ से बन के आने वाला है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका टेस्ट कब होने वाला है। आपकी जो प्रपोज डेट आ चुकी है वो 27 अगस्त है, ठीक है। 27 अगस्त इज़ योर प्रपोज डेट। अब आप लोगों ने एकेडमी वगैरह ज्वाइन कर ली। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर हमें एकेडमी के साथ चलना कैसे, ठीक है। एकेडमी के साथ चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपको चलना कैसे उसके साथ। देखिए, आप एकेडमी जा रहे हो, मैं बताता हूँ। जो फ्रेशर्स का सेशन होता है ना, वो सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है, मेरी एकेडमी में होता था। मोस्ट प्रोबेबली आप 7 AM कर लो, सुबह 7 बजे आपको पहुँचना, आपकी फ़र्स्ट क्लास होगी। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक कर लो, 1 बजे तक आपका जो सेशन है वो होता रहेगा। 5 से 6 घंटे का सेशन होता है, ठीक है। चलो 2 बजे आपको छुट्टी हो गई है, आप आते हो घर। मैं रूटीन बताने वाला हूँ, ज़रा गौर से सुनना। सुबह जा रहे हो 7 बजे, वहाँ से आ रहे हो 1-2 बजे। मैं क्या करता था, लिया सेशन, आराम से आया, नमाज़ पढ़ी। एक बात और बताना चाहता हूँ कि बच्चों बिल्कुल भी ये मत सोचना कि FSC एग्ज़ाम्स हो गए और आप फ्री हो गए, और नहीं, नमाज मत छोड़ना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, अल्लाह को नहीं भूलना, ड्रीम कॉलेज जाना है, एडमिशन लेना है, हाईएस्ट रैंकर्स में आना है, टॉप भी करना है, तो अल्लाह को कभी भी नहीं भूलना, ठीक है। सो आपको करना क्या है कि वहाँ से आए, मैं क्या करता था, मैं वहाँ से आया, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, पावर नैप ले लिया, ठीक है। अब मैं करता क्या था कि मैंने पावर नैप ले लिया, लेकिन मैं पावर नैप मोस्ट प्रोबेबली 30 मिनट्स का 1 आवर्स का कहा जाता है, लेकिन मैं क्या करता था, ज़ोहर से लेकर असर तक सो जाता था, ठीक है। क्योंकि गर्मियों में या सर्दियों में मैं ये प्रेफर करता हूँ, मतलब दिन के वक्त मैं सोना ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। मैं सो गया, असर के वक्त उठा, नमाज़ पढ़ी, फ़्रेश हो गया, बिल्कुल सारे दिन की थकन ख़त्म, बिल्कुल फ़्रेश हो, खाना वगैरह खा लिया, नमाज़ पढ़ लिया। असर से मगरिब तक जो पढ़ा है ना सारा दिन, जो नोट्स वगैरह पढ़ा, उसे एक साइड पे अपने पास लिख लिया। अच्छा, केमिस्ट्री में ये पढ़ लिया, ये चैप्टर पढ़ लिया, कि बायो में ये पढ़ लिया, फ़िज़िक्स में ये पढ़ लिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। मगरिब से लेकर रात को 12 से 1 बजे तक मुझे मस्ट पढ़ना होता था। इसमें मैं करता क्या था, आपको ना डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटे की रूटीन रखनी है, डेली बेसिस पे करना। प्लीज़ बैकलॉग मत छोड़ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, सर दुखेगा। बैकलॉग नहीं छोड़ना, मैं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसी तरह फॉलो करते रहना। 6-7 आवर्स की स्टडी रूटीन रखना, 2 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट रखना। बायो के लिए 2 आवर्स, फिजिक्स के लिए 2 आवर्स और केमिस्ट्री के लिए 2 आवर्स। अब इन 2 आवर्स में करोगे क्या, ये सुनो ज़रा गौर से। कमिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, आप बायो ले लो। बायो को ना पहले 2 घंटे दो। 1 घंटे में आपने अपने जो नोट्स हैं, जो आपको एकेडमी में कराए गए हैं, वो नोट्स करने हैं, ठीक है। अगले 1 घंटे में आपने अपनी प्रोविंस की बुक करनी है। आपने अपने नोट्स कर लिए, प्रोविंस की बुक कर ली, अच्छे से रीड कर लेना, याद कर लेना। पैसिव रीडिंग मत करना। पैसिव रीडिंग क्या होता है जी, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली न्यूक्लियस है, स्मॉलेस्ट राइबोसोम, मैं भूल गए, मुझे पता है वहाँ पे MCQ आएगा ना, आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पे लगा के आ जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली। क्यों जी, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस है, तो आपने क्या करना है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट। इसे कहते हैं पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग में क्या होता है कि आप अपनी ही चीज़ भूल जाते हो। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, एक चीज़ को ना मैं कहता हूँ आप 10 से 12 दफ़ा ज़रूर पढ़ो। मुझे कैसे याद है, आपको पता है मुझे MBBS में अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर दोस पॉइंट्स। कैसे मैं क्या करता था, एक एक लफ्ज़ को, एक एक लाइन को इतने अच्छे से रीड करता हूँ कि मेरी ज़बान पे खुद ब खुद आना चाहिए। पेपर में आपका जो ब्रेन है वो आपको जो माइंड है वो आपके साथ नहीं देता, ठीक है। आप पहले ही स्ट्रेसफुल होते हो, आपकी शिफ्टिंग हो रही होती है थोड़ी बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते, तो माइंड में नहीं आता। ज़रूर अपने साथ आपके लिप्स से ना, मतलब आपको अपने वर्ड्स को इतने अच्छे से रिपीट करना है कि आपकी ज़बान पर खुद ब खुद रिपीट हो, ठीक है। सो पैसिव रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। नोट्स कर लिए, प्रोविंस की बुक कर ली, सेम गोज़ फॉर फिज़िक्स, सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री। 1 घंटा एक्स्ट्रा ज़रूर निकाला है। उस 1 घंटे में आप क्या करोगे, आपके एकेडमी वाले आपको प्रैक्टिस बुक्स देने वाले हैं, ठीक है। उस प्रैक्टिस बुक्स को आपने ज़रूर अच्छे से करना है। हर सब्जेक्ट के आपने, वो पता है क्या करते हैं, एक चैप्टर के ना स्किप्स वाले की बात कर रहा हूँ, वो 60 to 50 MCQ देते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट,
हर सब्जेक्ट के ई चैप्टर में 50 to 60 MCQ होते हैं। उसमें से आप 30 भी कर लो ना, अच्छे से कर लो, रैंडमली कर लो, जो सा आता वो कर लो, प्रैक्टिस ज़रूर करना। उस 1 घंटे में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ज़रूर करना है, ज़्यादा नहीं। मैं प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, मैं झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है कि आप लोगों ने 60 के 60 MCQ करना है। आपको पता है 60 फॉर बायो, 60 फॉर फिजिक्स, 60 फॉर केमिस्ट्री, 180 MCQ। 180 MCQ के लिए 180 मिनट्स चाहिए होते, 3 घंटे। इट्स नॉट पॉसिबल। सो कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि ईच चैप्टर में से 30 MCQ भी कर लो ना, बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छे से करना, खुद करना, ठीक है। जो सा गलत होता है अपने पास नोट कर लेना, क्योंकि उसी प्रैक्टिस MCQ में से आपके पेपर में MD-CAT में वही MCQ आएगा, आपके जो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा अकेडमी में उसमें से MCQ आएगा। सो आपने प्रैक्टिस अच्छे से करना। 6 to 7 आवर्स की मैंने आपको स्टडी रूटीन बता दी। 12 से 1 बजता है। कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि वो कहते हैं कि सर हमारा काम कंप्लीट नहीं है, हम रात को 2-2, 3 तक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा बच्चे ज़रूर पढ़ो, लेकिन रात को ना 12 से 1 बजे तक सो जाना, ट्राई करना, सो जाओ, ठीक है। इसकी मैं एक मेन रीज़न बताता हूँ। 1 बजे सो जाओ, 12 बजे 1 बजे सो जाओ। उसके बाद क्या करो, फजर में उठो, अच्छे से नमाज़ पढ़ो। नमाज़ पढ़ने के बाद रिवाइज़ कर लो, जो सारी रात सारा दिन पढ़ा था रिवाइज़ कर लो, फ्रेश होगा, बहुत खुशी, बहुत मज़ा आता है। जब डेली बेसिस पे काम होता है ना, नेक्स्ट लेवल का मज़ा आता है, आई स्वेयर बहुत मज़ा आता है। सो आप लोग क्या करोगे, अपने सुबह उठना, रिवाइज़ कर लेना, एकेडमी जाना, वही रूटीन फॉलो करना, 6 to 7 आवर्स डेली करना, बैकलॉग प्लीज़ नहीं छोड़ना वरना बहुत मसला होगा। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट मेजर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखो बच्चों होता क्या है, आपके एकेडमी वाले आपको नोट्स लिखवाएंगे, ठीक है। अब एकेडमी वाले नोट्स तो करा रहे हैं, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनसे ना नोट्स लिखे नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर जो टीचर करा रहे होते हैं ना, उनकी पेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी से लिख रहे होते हैं, लेकिन लिखना तो है हमें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनकी राइटिंग स्लो होती है तो वो नहीं लिख पाते। उनके लिए एक मेरे पास जो बेस्ट सजेशन और बेस्ट आइडिया ये है कि आप लोग क्या करो कि क्लास में बैठ के एक लेक्चर अच्छे से समझ लो, ठीक है। आप टीचर के साथ नहीं नोट कर पा रहे हो, नो इशू, आपने एट द एंड ऑफ द क्लास, बायो की क्लास हो रही है, नोट नहीं कर पा रहे हो, आप समझ लो, ठीक है। टीचर जो करा रहे हो उसे समझ लो। एट द एंड ऑफ द क्लास, जो 1 घंटे की क्लास एंड होती है, उसके एंड पे किसी अच्छे से दोस्त से जो आगे बैठता हो या कोई भी अच्छा बच्चा जो पढ़ता हो उससे ले लेना, उसके रजिस्टर लेके उससे पिक्चर्स ले लेना, घर पे आके नोट कर लेना, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 7 नोट कर लेते हैं। मैं खुद भी यही करता था, 7 नोट करता था। इसके लिए ना मैं एक बात खुद पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों देखो, आप ना ये पिक्चर्स लेने वाला काम ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा। क्यों? आपको इतना सारा कराया जाता है कि घर पे पिक्चर से जब लिखोगे ना, आप नोट्स करो, रजिस्टर पे नोट करोगे, तो आपको घर पे भी 3 घंटे लग जाएंगे, आपकी सारी रूटीन जो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर वी आर गुड विद इट, हम पिक्चर से नोट कर लेंगे, याद भी कर लेंगे, सो नो इशू। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर घर पे भी टाइम नहीं मिलेगा, मोबाइल में ही सेव रह जाएगी, याद रखना जब तक चीज़ मोबाइल में है ना, आपसे याद नहीं होगा। सो घर पे आके उससे रजिस्टर पे ज़रूर नोट कर लेना, या क्लास में बैठ के ही नोट्स कंप्लीट कर लेना प्लीज़। एक बात और बता रहा हूँ नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बोर्ड पे कराया जाएगा ईच एंड एवरीथिंग नोट करनी है, टीचर के मुंह से निकली हुई एक एक लाइन नोट करनी है। आई स्वेयर मेरे नम्स में 2 MCQ, MD-CAT में मेरे 3 MCQ, ये 5 MCQ कैसे आए थे? ऐसे आए थे कि टीचर ने ना, जब FSC के मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो उन दिनों हमारी रिवीजन होती थी। सो एक MCQ था प्रेफर टू प्रेफर ओवर, तो ये वाला एक MCQ होता था। ये टीचर से एक दिन मैंने पूछा और वो सर ने मुझे जवाब दिया, ठीक है। ऑनलाइन क्लास हो रही थी हमारी और फिज़िकली भी एक दफ़ा हो रहा था क्लास में। तो मैंने पूछा सर ये पास पेपर MCQ उसका क्या होगा? उन्होंने कहा कि प्रेफर टू था ना उसका आंसर जो था। तो वो बात मेरे माइंड में इतनी अच्छे से फिक्स होगी कि जब वो MD-CAT में आया मुझे इतनी खुशी हुई, आई स्वेयर। फिर उसके बाद मैंने सजेस्ट किया कि यार जब अगर मुझसे कोई सजेशन लेता है, इंशाल्लाह कल जब लेगा कोई सजेशन कि टीचर्स के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं ये कहूँगा कि टीचर के मुंह से एक एक लाइन निकली हुई बात है ना, वो MCQ है। टीचर कुछ भी कहते हैं ना, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये भी MCQ है भाई। जो टीचर कहते हैं ज़रूर नोट करना, क्योंकि ऐसे ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्हें पास 10-15 ईयर्स का एक एक्सपीरियंस होता है, उन्हें MCQ फिंगर टिप्स पे याद होते हैं। नोट्स मत छोड़ना, ठीक है। सो नोट्स भी आपने बनाने हैं। अच्छा बच्चों देखो, मैंने आपको ये बताया कि एकेडमी ज्वाइन करनी है या नहीं, मैंने आपको ये बताया कि सेशन फुल लेना है या हाफ, मैंने आपको ये बताया एकेडमी रूटीन क्या होनी चाहिए, नम्स क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि नोट्स को नोट करना चाहिए, जो आपके क्लास नोट्स होंगे, जो क्लास टीचर नोट्स बनवा रहे होंगे वो नोट करना चाहिए नहीं, कैसे करना चाहिए ये भी बता दिया।
अब लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दो चीज़ें जिसको कलेक्टिवली एक टॉपिक मैंने नेम किया है, इसका नाम मैंने रखा है डिस्ट्रैक्शंस। पूरी वीडियो में अगर मुझसे पूछते हो ना कि सर आप अगर इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करना चाहें और आप ये कहना चाहें कि सर हम सब कुछ भूल जाए लेकिन एक बात याद रखें, तो मेरी ये बातें ज़रूर याद रखना। देखो, अब आप आ चुके हो, आपके एफएससी हो गए, ठीक है। एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आई स्वेयर आपकी मैट्रिक हो गई, एफएससी होगी, कंग्रेचुलेशंस। ये बहुत खुशी की बात भी है, दुख की बात भी है। दुख की बात कुछ ऐसी है कि आई प्रॉमिस कि आप ना अब ये 9th-10th फर्स्ट सेकेंड ईयर इस मेरा जो आपके फ्रेंड्स थे ना, आपकी जो लाइफ थी, आप इसे मिस ज़रूर करोगे, ठीक है। ये जो लम्हात गुजरे हैं ना, इनको आप ज़रूर मिस करोगे। आप आज खुश ज़रूर हो रहे होगे कि आपके एग्ज़ाम्स हो गए, अब हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह आप जाओगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाके भी आप इस 9th-10th फर्स्ट सेकेंड ईयर के दोस्तों को, इस लाइफ को मिस ज़रूर करोगे, ठीक है। आई स्वेयर आप मिस करोगे। अब होता क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो आ चुके हैं एकेडमी में, न्यू आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो टोटली बॉयज़ मॉडल कॉलेजेस होते हैं ना, जिसमें टोटल बॉयज़ होते हैं, को नहीं होता। कुछ बच्चे वहाँ से आते हैं, कुछ को से आते हैं, ठीक है। मेजरली अगर मैं सच बताऊँ ना, बात सच है, लेकिन बात है रसवाई की। बात यह है कि कुछ बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह, कुछ बच्चे इस इंटेंशन से आते हैं कि भाई हम कुओं में पढ़ने जा रहे हैं। ये बॉयज़ जो होते हैं ना, बॉयज़ मॉडल, ये स्पेशली पंजाब कॉलेज वाले, इसमें होते ही टोटल बॉयज़ हैं। सो कुछ बच्चे इस इंटेंशन से आ रहे थे कि सर हम कुओं में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा। हाँ, आएगा मज़ा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी क्लास में ना 110 स्टूडेंट्स होते थे। मेजॉरिटी हम 20 बॉयज़ होते थे, बाकी सारी गर्ल्स होती थी, ठीक है। आपकी बारी भी कोई 60 to 80 बच्चा होगा आपकी क्लास में। अब मेरी बात गौर से सुनना, एकेडमी में जब बैठो ना, ज़्यादा आगे मत बैठना, ज़्यादा पीछे मत बैठना। मैं जिस लाइन में बैठता था वो 2nd रो होती थी, 3rd रो होती थी, 4th रो होती थी, ठीक है। याद रखना कि ये जो 2 to 3 मंथ्स की मेहनत है ना, ये आगे आपके 20 to 30 ईयर्स की लाइफ को परफेक्ट कर देंगे, ठीक है। गलत गैदरिंग से बचना प्लीज़। आप एफएससी से नए आते हो, आप बहुत ओवर हुए होते हो, ठीक है। आप कहते हो कि सर हम तो बस जवान हो गए हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात याद रखना, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपके लाइफ का बहुत ही मुश्किल तरीन फेज़ जो होता है वो एंट्री टेस्ट होता है, ठीक है। एंट्री टेस्ट होगा तो आगे लाइफ कंटिन्यू होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, ठीक है। सो गलत गैदरिंग से बचना। आपको क्लास में कुछ ऐसे बैक बेंचर्स मिलेंगे जो क्लास में नोट नहीं कर रहे होंगे। क्लास में मोबाइल मत यूज़ करना, क्लास में हैंड्स फ्री डाल के मत बैठना। क्लास फ्री है, टीचर चले गए हैं, ज़्यादा जल्दी चले गए हैं, नोट्स खोल के पढ़ लेना, आगे की प्लानिंग कर लेना, आज क्या क्या पढ़ा, घर जाके क्या पढ़ना है, प्लानिंग कर लेना। मोबाइल का आपका तुक ही नहीं बनता, आप मोबाइल यूज़ करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैसेज है, कॉल है, अटेंड, अच्छा यूँ आपने मोबाइल निकाला, डाटा कनेक्शन ऑन किया, मैसेज है, ठीक है। अगर नहीं है तो बंद कर दे। मैसेज बाबा का है, मामा का है तो रिसीव करो, फ्रेंड का है, किसी और का है तो बिल्कुल भी आपने रिप्लाई बैक नहीं करना, ठीक है। सो मोबाइल से बचना, सॉन्ग्स वगैरह से बचना, गलत कामों से बचना, ये डिस्ट्रैक्शंस में आता है। और एक और बात है, ये जो रिलेशनशिप्स जिसे कहा जाता है हराम रिलेशनशिप्स है, वेल इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ कि हमारी क्लास में लास्ट ईयर की बात है, या जब मैं एकेडमी जाता था तो उन दिनों में एकेडमी में ना कोई 2 to 3 रिलेशनशिप्स था हमारे क्लास में, अस्तग़फिरुल्लाह। वेल ये था कि उन तीनों का ना, वो जो 6 बच्चे थे उनके एडमिशन बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। बाकी जो थे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हुआ था, बाकी सारे बच्चों का ऑलमोस्ट हो गया था। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा ड्रेसअप होके जाओ, अच्छे से बैग लेके जाओ, सब कुछ पूरा होके जाओ, और ओवर मत होना, अपने ही लिमिट्स में रहना, ज़्यादा मत बोलना। बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे, लेकिन जब कल एडमिशन होगा ना, एमडी कैट क्रैक करके आएंगे, वाइट कोट पहन के आएंगे, तब टीचर के साथ हम बोलेंगे। आज क्लास में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओवर मत होना, लिमिट्स में रहना, अपनी इज़्ज़त अपने हाथों में, ठीक है, याद रखना। एक बच्ची थी हमारी बारी, जब हम एमडी कैट पढ़ रहे होते थे, वो बोलती बहुत ज़्यादा थी, टीचर के साथ ओवर होती थी। लिटरली टीचर ने इतना माइंड किया उसकी बात कि टीचर उसके बाद उससे सीधे मुँह बात ही नहीं करता था, और वो बच्ची इतनी टेंस्ड हो गई थी कि उसने 1 महीना एकेडमी ही नहीं आई। क्यों? एक टीचर की वजह से नहीं आई। सो ज़्यादा मत बोलना, आता हुआ ना तो आराम से, अगर टीचर पूछते कि बेटा आप बताओ आंसर तो बताना, अदरवाइज़ ज़्यादा मत बोलना। अच्छा एक बात और भी है कि बच्चों,
आप एकेडमी जा रहे हो, आपके स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज़ बहुत अच्छे गुजरेंगे। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आपको थोड़ी सी मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। आपको फर्स्ट ईयर भूल चुकी होगी, आप फिर से कर रहे होगे, थोड़ा सा टेंस्ड हो रहे होगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होगे। परेशान होने वाली बात नहीं है, मैंने जो रूटीन बताई है वो फॉलो करना। बात यही एंड करना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है इंशाल्लाह। जब एडमिशन होगा तो यही मुश्किल वक्त जो है ना एक मेमोरी बन के रह जाएगी। मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ जब मैं एमडी कैट दे रहा होता था ना, तो मैं बहुत परेशान होता था। आई स्वेयर मैं बहुत परेशान होता था। लेकिन आज वो वक्त गुजर गया है ना, तो मैं बहुत हंसता हूँ यार कि उसके ऊपर रोते थे, इतना टेंस होते थे। सो वक्त मुश्किल है लेकिन ज़रूर बीत जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखना। और एक बात और है, अभी मैं स्टार्ट ऑफ द सेशन मिला हूँ ना, अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों से एट द एंड ऑफ द सेशन मिलूँगा। ये 2 से ढाई महीने जो है ना, अच्छा आपको मैंने डेट बताई है ना, कोई टेस्ट का 27 अगस्त इज़ द प्रपोज डेट। इंशाल्लाह इसी के आगे पीछे आपका टेस्ट हो जाएगा। 1 डे टेस्ट होगा, पेंसिल और जो शीट है फिज़िकल टेस्ट होगा, क्लासेस में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, टैब्स वगैरह पे नहीं होगा। सो ये है कि मैं अब आपको एट द एंड ऑफ द सेशन मिलूँगा। जब आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा, कुछ दिन पहले, टेस्ट से कुछ दिन पहले मैं आप लोगों से ज़रूर मिलने वाला हूँ, ठीक है। और आप लोगों को मैं बताऊँगा कि बच्चा आप लोगों को क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं 2 बातें और बताना चाहता हूँ कि बबल फिलिंग के लिए मैं एक वीडियो सजेस्ट करूँगा। ये वाली वीडियो, ये बबल फिलिंग के लिए ये ज़रूर देख के जाना। एकेडमी में आपको बबल फिलिंग OMR कॉपी दी जाएगी, उसके ऊपर ये प्रैक्टिस ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। इसके कुछ दिनों बाद मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बताने वाला वो वीडियो अपलोड करूँगा, वो ज़रूर देखना। ये 2 वीडियोस, नंबर 1 OMR शीट कैसे फिल करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। लास्ट टाइम एक बच्चे के 10 MCQ OMR बबल फिलिंग प्रॉब्लम की वजह से उसके एडमिशन रह गया, ठीक है। 10 मार्क्स से उसका एडमिशन नहीं हुआ, बेचारा 3rd टाइम रिपीटर था वो, 3rd टाइम। सो OMR बबल फिलिंग के लिए मैं एक वीडियो सजेस्ट करूँगा जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद पेपर अटैम्प्ट कैसे करना वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों से इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन मिलूँगा। अपना ख्याल रखना, जो बातें बताइए ज़रा गौर से सुनना, बार बार सुनना। सी यू सून इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।